हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मध्य प्रदेश पीएससी 2010 की परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूं। मैं आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन का कार्य करूंगा और उम्मीद करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा व आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उन्हें क्लियर करने में मदद मिलेगी। इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें पहले प्रश्न पत्र के पहले खंड की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। हमने अब तक में हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल को देख लिया है। उत्तर वैदिक काल में हम अभी तक सिर्फ राजनीतिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की देख चुके हैं। मैं आपको बतला दूं, हमारा उद्देश्य सिर्फ मुख्य परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए उन विषय वस्तुओं को अपने दृष्टि में रखना है जिनके आधार पर हम अपने उत्तर को बेहतरीन, प्रामाणिक और सारगर्भित बना सकें। उत्तर लेखन का अभ्यास आपको करना है। जो तथ्य आपको मैं बतला रहा हूं, ये वो तथ्य हैं जिनके माध्यम से हम आयोग के जो आकांक्षाएं हैं, जो आयोग की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उत्तर लिखेंगे और उन अपेक्षाओं के अनुरूप ही हमें प्रयास करना है ताकि हम प्रथम प्रयास में ही सफल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने राजनीतिक स्थिति देख ली है, अब हम देख रहे हैं सामाजिक स्थिति। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी हम वैदिक काल का अध्ययन करें तो इस काल से भारतीय इतिहास एक स्वरूप में आना शुरू हो जाता है। ये वह समय है जब हम वो सारी प्रवृत्तियां धीरे धीरे बीज रूप में यहाँ पे देख रहे हैं जो आगे के वर्षों में हमें भारतीय इतिहास के अन्य युगों में देखने को मिलती हैं, अन्य कालों में देखने को मिलती हैं। बीजारोपण मौर्य काल में बहुत अच्छी अवस्था में हमें दिखेगा और उसके बाद फिर वो स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। किस प्रकार से जो आरंभ हो रहा है वैदिक काल में, वो आरंभ किस प्रकार से निरंतरता को प्राप्त करता है, उस निरंतरता को हमें देखना है। उन परिवर्तन के तत्वों को हमें देखना है कि वो परिवर्तन के तत्व किस प्रकार से समाज को बदल रहे हैं, राजनीति को बदल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में परिलक्षित हो रहे हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव लेके आ रहे हैं। और ये स्थिति हमें लगभग मध्यकाल तक देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलेगी। इसलिए एक व्यापक दृष्टिकोण होना जरूरी है। इसलिए कई बार ये कहा जाता है, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि हर्ष को अशोक और अकबर के बीच की कड़ी माना जाता है। एक ये प्रश्न बतलाने का उद्देश्य ये है कि हमारे दृष्टिकोण में ये बात होनी चाहिए कि परिवर्तन अशोक से लेकर अकबर तक किस प्रकार हुआ और उस परिवर्तन के क्रम में हर्ष की क्या स्थिति थी, वो किस प्रकार से अशोक की पूर्ति करता है और अकबर की पूर्ति करता है। तो ये हम तब जानेंगे जब हमारा दृष्टिकोण एक समग्र दृष्टिकोण होगा। तथ्यों के साथ साथ उन सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान रहेगा जिनके माध्यम से इतिहास में ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हम जो समाज देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था देखेंगे, जो राजनीतिक स्थिति देखेंगे, जो धर्म देखेंगे, वो कुछ एक तत्वों के साथ उत्तर वैदिक काल तक आते आते परिवर्तित होता है। और उसके बाद जब हम बौद्धिक क्रांति ईसा पूर्व 6वीं सदी की हम बात करते हैं, जब विभिन्न 62 लगभग संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो किस प्रकार से यहाँ जो धर्म की स्थिति निर्मित हुई, जो समाज की स्थिति निर्मित हुई, वो किस प्रकार से आगे जाकर के परिवर्तित होती है और वो परिवर्तन किस रूप में आगे बढ़ता है, ये हम तब देख पाएंगे जब हम इस वैदिक काल को समझ सकेंगे। ऋग्वैदिक काल में हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं जो आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने राजनीतिक स्थिति देख ली है। अब हम देख रहे हैं सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा है कि जो समाज था ऋग्वैदिक काल रक्त संबंध पर आधारित था और प्रायः समतामूलक समाज था। रक्त संबंध पर आधारित प्रायः समतामूलक समाज हमने ऋग्वैदिक काल में देखा है। वहां पर वर्ण व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। वर्ण रंग का द्योतक था, रंग का व्यंजक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें वर्ण व्यवस्था दिखाई देने लगती है।
उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें वर्ण व्यवस्था दिखाई देने लगती है। यद्यपि हमने उस समय पे भी चर्चा करी थी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, जिसमें हमें वर्ण व्यवस्था का आरंभिक संकेत प्राप्त होता है, वो मंडल यद्यपि ऋग्वेद से संबंधित है, किंतु हम ये मान के चल रहे हैं या ये सामने रखा गया है कि वो बाद के वर्षों में जोड़ा गया है। तो 10वां मंडल ऋग्वैदिक कालीन हम नहीं मान रहे। तो सामाजिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो सबसे पहली जो विशिष्टता इसमें आती है कि ये वर्ण विभाजन पर आधारित समाज था। वर्ण विभाजन पर आधारित समाज था, मतलब ये समय ऐसा समय था कि जब समाज में चतुर्वर्ण की व्यवस्था स्थापित हो गई थी। यह वह समय था जब समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें वही ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी ऋग्वेद 10वां मंडल, जिसे यह माना जाता है कि यह मंडल बाद में जोड़ा गया पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें यह जानकारी मिलती है कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा था। अब समाज में हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार से। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार से। अब जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में हम सबसे पहले देखते हैं मुखिया को। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि मुखिया की स्थिति अत्यंत सशक्त होती थी। परिवार के सदस्यों के जीवन को नियमित करने का अधिकार मुखिया के पास था। ये वो समय है जब मुखिया के अधिकारों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा वृद्धि हो रही है, अधिकारों में ज्यादा वृद्धि हो रही है। तुलनात्मक रूप से स्थिति मजबूत। ऋग्वैदिक काल की तुलना में अगर हम देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से इसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है मुखिया की। अब मजबूत कैसे हो रही है? मजबूत ऐसे हो रही है कि अगर मुखिया चाहता तो परिवार के सदस्यों को निष्कासित कर सकता था। निष्कासित करने का अधिकार था। परिवार में कई सारे सदस्य हैं, यदि मुखिया संतुष्ट नहीं है तो वो चाहे तो किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सदस्य अभी तक सदस्यों के जीवन को नियमित करने की शक्ति हम ऋग्वैदिक काल में देख रहे हैं। यहाँ पे वो अधिकार आके और सशक्त हो रहा है और अब सदस्यों को न केवल वो निष्कासित कर सकता था अपितु उनको संपत्ति के अधिकारों से, संपत्ति का जो अधिकार होता था, वंचित भी कर सकता था। मतलब वो चाहे तो किसी को हक हिस्सा दे या ना दे, संपत्ति के अधिकारों से वंचित करने की शक्ति मुखिया के पास थी। मतलब ऋग्वैदिक काल की तुलना में यदि हम देखते हैं तो मुखिया का अधिकार और ज्यादा सशक्त हो रहा है। मुखिया का अधिकार और ज्यादा सशक्त हो रहा है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में भी हमने देखा था कि परिवार पुरुष प्रधान ही था। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि परिवार पुरुष प्रधान था। यहां पर भी पुरुष प्रधान ही हमें परिवार दिखता है। परिवार यहां पर भी हमें पुरुष प्रधान ही दिख रहा है। अंतर क्या आ रहा है? मुखिया की स्थिति में मजबूत हो रही है। वहां हमने देखा था कि स्त्रियां, परिवार में हमने मुखिया देखा, सदस्य देखे और उसके बाद फिर हमने देखा स्त्रियों की क्या स्थिति थी। परिवार के सदस्यों में स्त्रियों की स्थिति
ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, सभा और समिति की कार्यवाही में वो भाग ले सकती थी। यहाँ पे हम देखते हैं तो स्त्रियों की दशा में तुलनात्मक रूप से हमें गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट तुलनात्मक रूप से मतलब ऋग्वैदिक काल की तुलना में हम देखें तो यहां पर स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती, और ये हमें कहां से पता चलता है, जब हम ऐतरेय ब्राह्मण, इसका साक्ष्य हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। ये ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जब करी है तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वैदिक ग्रंथ से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है और पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। यानी इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो स्त्रियों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पहले जो समानता का अधिकार था वो यहां पर हमें खंडित होता दिखाई दे रहा है। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि यद्यपि पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी, किंतु स्त्रियों के जन्म के लिए भी उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाता था। मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी कि स्त्रियों के जन्म के लिए वहां पे किसी प्रकार का मन में कोई भाव रहा हो। यहां पर एक भाव आ गया कि पुत्र परिवार का रक्षक है और पुत्रियां दुख का कारण है। तो ये हमें उत्तर वैदिक काल में आकर के सामाजिक स्थिति में देखने को मिलती है। दूसरी स्थिति, इस गिरावट को हम देखते हैं दूसरे क्रम में। ऋग्वैदिक काल में सभा और समितियों में स्थित स्त्रियों का प्रवेश होता था। यहां पर आने के बाद सभा समिति जैसी संस्था में प्रवेश वर्जित। सभा और समिति में प्रवेश वर्जित। वह समय था जब हम देखते थे कि स्त्रियां पुरुषों के साथ सभा और समिति की कार्यवाही में भाग लेती थी, और ये वह समय है जब इनके प्रवेश को ही गलत माना जाने लगा, प्रवेश को ही वर्जित कर दिया गया। उदाहरण के लिए एक मैत्रायणी संहिता, ये ग्रंथ है, इसमें स्त्रियों की तुलना मदिरा से की गई है। स्त्रियों की तुलना मदिरा से की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, इसमें हम देखते हैं कि एक बार याज्ञवल्क्य गार्गी को डांट करके चुप करा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो यहाँ पे और ज़्यादा रूढ़ होता जा रहा है, और महिलाओं की स्थिति हम इन एक उदाहरणों से देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से गिरती जा रही है। यज्ञ में भाग लेने का भी इन्हें अधिकार अब नहीं था। पहले वो साथ में भाग ले सकती थी, और अब धीरे धीरे ये अधिकार इनसे छिनता जा रहा था। यज्ञ में भी हम अब इन्हें देख रहे हैं कि इनकी भूमिका घटती जा रही है। तो हमने परिवार में सबसे पहले देखा मुखिया, मुखिया के बाद हमने देखा स्त्रियों की स्थिति। सामाजिक स्थिति के क्रम में शुरुआत हम करेंगे आपके परिवार से। परिवार के बाद हमने देखा मुखिया, और मुखिया के बाद हमने देखा सदस्यों में हमने देखा स्त्रियों की दशा। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं विवाह। विवाह,
अब यहाँ उत्तर वैदिक काल तक आते आते विवाह में प्रमुख विवाह थे, 8 प्रमुख विवाह थे, जिसमें से हमने देखा ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और प्रजापति विवाह, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह 8 प्रकार के विवाह हम उत्तर वैदिक काल में देखने को पाते हैं। विवाह की स्थिति में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी बाल विवाह जैसी कोई स्थिति हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें बाल विवाह जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, यद्यपि विवाह के हमें इतने सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था एक यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति हमें देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था, इस समाज में हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। अब आश्रम व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। इसमें हमने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, हमने 4 आश्रमों में बांट दिया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हमने जीवन को 100 वर्ष की आयु का मानते हुए 25-25 वर्ष के मान से हमने यहाँ पे बांट दिया। प्रारंभिक अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था थी, जिसमें हम विद्याध्ययन का कार्य करते थे। 25 से 50 की अवस्था में गृहस्थ जीवन के लिए मनुष्य को बना दिया गया और 50 से 75 में वानप्रस्थ की स्थिति, मतलब गृहस्थ जीवन से होकर भी गृहस्थ ना होना, ऐसी स्थिति में रख दिया गया। और 75 के बाद की अवस्था सन्यास के लिए, अपने मानसिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमने सन्यास की व्यवस्था करी। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के माध्यम से हमने मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलन में रखने का प्रयास किया था। इसका जो घोषित उद्देश्य था, आश्रम व्यवस्था का घोषित उद्देश्य था 4 ऋणों से मुक्त होना। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन 4 ऋणों से मुक्त होना ही इसका घोषित उद्देश्य था। और इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो निजी जीवन पर नियंत्रण था, वही भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन का था। इसका जो मूल उद्देश्य यही था। इसके साथ हम देखते हैं अगला, हमने ये भी देखा परिवार, मुखिया, स्त्रियों की दशा, विवाह, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। संस्कार व्यवस्था भी हमें उत्तर वैदिक काल के समाज में देखने को मिलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार बनाए गए थे और 16 संस्कारों के माध्यम से समाज में हमने वो स्थिति बतलाई थी। शुद्धि का जैसे करना हुआ, अगर हम जन्म के लिए कर रहे हैं, पुंसवन संस्कार कर रहे हैं, चौल कर्म कर रहे हैं, तो हर एक अवस्था पे
व्यक्ति के भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में क्या परिवर्तन होना है, वो संस्कार के माध्यम से हम उसको सुनिश्चित करते थे। यदि हमें शिक्षा कर्म के लिए जाना है तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा और इसके लिए हमने मुंडन इत्यादि संस्कार किया। तो इस प्रकार से संस्कारों के माध्यम से भी हमने ये देखा है कि उत्तर वैदिक काल में जीवन को नियमित करने की कोशिश की जा रही थी। तो संस्कार व्यवस्था भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। विवाह के बारे में हमने चर्चा कर ही ली कि बाल विवाह के साक्ष्य हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते। बहुपत्नी प्रथा का अस्तित्व जरूर हमें देखने को मिलता है। विधवा विवाह जैसी स्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आश्रम व्यवस्था हो गई, संन्यास की स्थिति हो गई। आश्रम व्यवस्था हो गई, संस्कार हमने देख लिया। अब हम अगर बात करते हैं समाज में वेशभूषा खान पान की, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य तो नहीं है। वेशभूषा देख ली हमने, खान पान जैसी स्थिति देख ली। तो वेशभूषा में हम देखते हैं कि आभूषणों का महत्व था, आभूषणों का महत्व था। हमने वहाँ अगर ऋग वैदिक काल की हम बात करते हैं तो हमने चांदी का उल्लेख नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पर हमें चांदी का महत्व, चांदी का उल्लेख हमें दिखाई देता है। यद्यपि हम वहाँ कांसे का उल्लेख देखते हैं, यहाँ पे हमें तांबा विशेष रूप से सुनने को मिलता है, सोना भी हमें मिलता है, लोहा भी हमें मिलता है। मतलब जीवन में ये सब धातुओं का प्रयोग होना समाज में शुरू हो गया था। आभूषणों में हम चांदी के और सोने के आभूषण हम देखने को पा रहे हैं। तो ये स्थिति हमें उत्तर वैदिक काल तक आते आते दिखती है। खान पान की यदि हम बात करते हैं तो दुग्ध से बने पदार्थ इत्यादि आर्यों के भोजन में थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, अनाज इत्यादि का सेवन आर्य करने लगे थे। यह वह समय था जब कृषि में हमने अधिशेष की स्थिति प्राप्त करना शुरू कर दी थी। पशुपालन का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था। शिक्षा प्रणाली की यदि हम बात करते हैं तो ये वो काल था जब हम गुरुकुल में शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल व्यवस्था थी और गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो अगर उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक हमें संरचना दिखाई देती है, उस सामाजिक संरचना में परिवर्तन के वो बिंदु हमें ध्यान रखने हैं। मैंने कोशिश करी है कि ऋग वैदिक काल के वो बिंदु भी मैं बतलाता जाऊं और उत्तर वैदिक काल के भी बिंदु हम लिखते जाएं। जब भी हम बात करेंगे तो समाज मूल रूप से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पुरुष सत्तात्मक ही हमें दिखाई देता है। मुखिया पुरुष होता था, मजबूत स्थिति में होता था, सदस्यों के जीवन को नियंत्रण करने का उसके पास अधिकार था, संपत्ति से वंचित करने का अधिकार भी था। विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों को बाहर कर दिया था, पुत्रों को ही बाहर कर दिया था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मुखिया मजबूत होता जा रहा था। स्त्रियों की यदि हम बात करते हैं तो जो स्त्रियां पुरुष के साथ हर जगह सहभागी रहती थी, यहाँ सभा व समिति में उनका प्रवेश वर्जित हो गया। एक उदाहरण हम देख रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद में, जहाँ पे वो डांट करके गार्गी को चुप करा देते हैं। हम देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक कहा जा रहा है और पुत्रियों को उनको परिवार के लिए दुख का कारण बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि स्त्रियों की स्थिति में अब तुलनात्मक रूप से हमें कमी देखने को मिलती है। तो जब भी हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की दशा, शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो ये वो काल था कि गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली स्थापित हो गई थी और उसके माध्यम से ही हम शिक्षा का स्रोत पा रहे हैं। विवाह के माध्यम से, आश्रम व्यवस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने का, विवाह में भी हमने 8 प्रकार के विवाह देखे हैं, जिसमें प्रमुख विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह को समाज में स्वीकृति प्राप्त थी। अन्य जो शेष 4 विवाह हैं इन्हें वो स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, यद्यपि इनके साक्ष्य हमें समाज में देखने को मिलते हैं। मतलब इस प्रकार समाज में भी परिवर्तन होता जा रहा है। बाल विवाह जैसी स्थिति ना हमने ऋग वैदिक काल में देखी, ना हमने यहाँ पर देखी है। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुपत्नी जो प्रथा
है, अब वो धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है। ऋग वैदिक काल में हमने बहुपति प्रथा के कुछ साक्ष्य देखे थे, जो हम ये मानते थे कि कबायली संरचना के वो हमें संकेत ऐसे हैं जो प्राप्त हो रहे हैं अंतिम स्थिति की ओर, वो यद्यपि अग्रसर हम मान के चल रहे थे। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से भौतिक व आध्यात्मिक जीवन में नियमन, संस्कार व्यवस्था के माध्यम से वही कार्य किया गया। चूंकि अब वर्तमान में धातुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा था, तो वेशभूषा में भी हम कटी और अधिवास दोनों प्रकार के वस्त्र हम पहन रहे थे, जिन्हें नीवी कमर के नीचे, अधिवास कमर के ऊपर, और वस्त्र में भी हम रेशमी वस्त्रों का उल्लेख पा रहे हैं। वेशभूषा की यदि हम बात करते हैं, आभूषणों का प्रयोग हम पा रहे हैं। तो इस प्रकार से वैदिक काल में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। अब हम अर्थव्यवस्था और धार्मिक स्थिति पर चर्चा करते हैं।